नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। अमेरिकी वर्चस्व से ये लास्ट वीडियो है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दो ध्रुवीयता का अंत और अमेरिकी वर्चस्व दोनों चैप्टर मिलकर एक चैप्टर बना रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। तो ये आपका उसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकी वर्चस्व जो है जो अमेरिका की इतनी बड़ी शक्ति नज़र आती है, उस शक्ति के गलत इस्तेमाल से कैसे उसको रोकती है अमेरिका को। कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो रोकती है कि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करेगी, जिसे हम जानेंगे किस टॉपिक के नाम से आप जानते हैं, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। 3 अवरोध हैं। क्या? पहला क्या है? अमेरिका की संस्थागत बुनावट। पहली तो खुद अमेरिका की ही संस्थागत बनावट है। अमेरिका की संस्थागत बनावट से मतलब ये है कि अमेरिका में जो शक्तियों का बंटवारा है वो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में वितरित है, बटी हुई है। इस वजह से जो वहाँ की जो संस्थागत बनावट है, वहाँ की जो कांग्रेस है, जैसे आपके यहाँ संसद होती है, वैसे ही अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस होती है, अमेरिकी सीनेटर्स होते हैं। तो वो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके सैन्य शक्ति का बेलगाम प्रयोग करने से रोकते हैं। यानी कि जैसे कि वो रोकते हैं कि आप अपनी सेना का प्रयोग इस जगह नहीं करिए, या आपको अपनी सेना जो है इराक से बुला लेनी चाहिए, सीरिया से बुला लेनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव वो लोग लाते रहते हैं। तो अमेरिका की संस्थागत बुनावट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को अति निरंकुश होने से रोकती है और सैन्य शक्ति के ज़्यादा इस्तेमाल से रोकती है। दूसरा है अमेरिका का नागरिक समाज, यानी कि अमेरिका के खुद के लोग। अब अमेरिका के जो खुद के लोग हैं वो बहुत आप कह सकते हैं कि लिबर्टी वगैरह पे काफ़ी ध्यान देते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ की जो नागरिक समाज है वो इस बात से काफ़ी खफा रहता है कि भारत का जो अमेरिका का जो सैन्य अभियान है वो अन्य देशों में जाकर वहाँ के नागरिकों के अधिकारों को दबा रहा है। जैसे कि अमेरिका अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान में क्या तबाही मचाता है हम सबको पता है। तो ऐसे में वो वहाँ के लोग जो हैं इस चीज़ का विरोध करते हैं कि अमेरिका को बाहर सैन्य अभियान नहीं करने चाहिए, बल्कि उसका ज़्यादातर फोकस अमेरिका के नागरिकों को सुख सुविधाएं देने पे होना चाहिए। तो ये दूसरा अवरोध है, यानी कि वहाँ का जो नागरिक समाज है वो अमेरिका के रास्ते में रोड़ा बन जाता है। तीसरा है नाटो में शामिल देश, या यूं कहें कि नाटो। तीसरा अवरोध है नाटो, जो अमेरिका के रास्ते में, अमेरिका की शक्ति के रास्ते में, वर्चस्व के रास्ते में अवरोध का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है। कैसे? देखिए, नाटो में ज़्यादातर देश जो है वो उदारी व्यवस्था पर है, उदारवाद की व्यवस्था पर आधारित है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, और यही सारे देश जो है अमेरिका के सबसे बड़े बाजार भी हैं। तो जाहिर सी बात है अमेरिका कभी भी इन देशों को नाराज नहीं कर सकता। और नाटो का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, नाटो का जो संधि है वो ये कहती है कि हम में से किसी भी एक देश के ऊपर अगर हमला होगा तो सारे मिलकर लड़ेंगे। तो अमेरिका तो अलग चले जाता है, कहीं भी हमला कर देता है, तो ऐसे में बाकी देश कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर इतना बोझ क्यों डाल रहे हो। तो ऐसे में वो अमेरिका को भी अन्य सैन्य अभियान करने से रोकते हैं। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो अमेरिका के रास्ते में अवरोध बन रहे हैं। ये पूरा है, ये आपका टॉपिक हो जाता है ऐसे में। इसके अलावा आपको समझना चाहिए भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। तो भारत और अमेरिका के संबंध 1991 के बाद, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत ही ज़्यादा मधुर हो गए। उससे पहले कभी खटास आती थी, कभी जो है भारत और अमेरिका में नाराजगी बन जाती थी, लेकिन 1991 के बाद भारत और अमेरिका आपस में साथ आए हैं, उनके जो रिश्ते हैं वो मजबूत हुए हैं। कैसे पता लगता है ये बात? तो 4 पॉइंट हैं इसके लिए जो किताब में भी दिए हुए हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि भारत जो है एक बहुत मुख्य सॉफ्टवेयर निर्माता है, जैसे भारत की विप्रो हो गई, भारत की जो है HCL वगैरह जो है, ये भारत की मुख्य, इन्फोसिस है, ये भारत की मुख्य सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो अपना सॉफ्टवेयर बनाती हैं और बाकी देशों में बेचती है। तो भारत में जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है उसका अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें, जो विदेशों में जाता है, अगर 100 सॉफ्टवेयर विदेश जा रहा है तो उसमें से 65% अकेला अमेरिका खरीदता है। यानी कि भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात का कुल 65% अमेरिका को जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश और अमेरिका जैसा टेक्नोलॉजी में इतना आगे देश भारत से सॉफ्टवेयर खरीद रहा है। दूसरी चीज है, बोइंग के 35% जो कर्मचारी हैं वो भारतीय हैं। यानी कि बोइंग, आपको पता होना चाहिए, बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी जो है विमान निर्माता कंपनी, जो एयरबस चलती है, जो एरोप्लेन जिसमें यात्री सफर करते हैं,
बोइंग वो सबसे बड़ी कंपनी है जो वो एयरप्लेन बनाती है। तो उस बड़ी कंपनी के भी 35% जो कर्मचारी हैं वो भारतीय हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह का संबंध है। इसके अलावा 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली उस जगह का नाम है जहां पर दुनिया के सभी बड़े देशों का देशों की जो कंपनियां हैं उनका हेडक्वार्टर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एप्पल हो, इन सब के जो हेडक्वार्टर हैं, इनके जो ऑफिस हैं सब बड़े, वो कहाँ हैं? सिलिकॉन वैली में है। और ऐसे सिलिकॉन वैली में 3 लाख के आसपास जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो भारत के हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है, आज आपको पता है कि बड़े बड़े सीईओ जो है किस कहाँ के हैं? सब भारत के हैं। अमेरिका के की जो 15% बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने ही की है। तो ये पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं इससे कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने मधुर हैं अब से। लेकिन तो ये आपका टॉपिक इसमें भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ आलोचक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भारत और अमेरिका को किस तरह से संबंध रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है और अगर भारत अमेरिका के काफी करीब जाता है तो ऐसे में भारत को नुकसान हो सकता है और वो भारत की एक मिनट। तो लाइट चली गई है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोग को, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि भारत और अमेरिका के जो साथ जो कैसे संबंध रखने चाहिए, इसको लेकर अलग अलग टिप्पणियां हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध होने कैसे, उसकी जो विदेश नीति है अमेरिका के प्रति वो कैसी होनी चाहिए। तो कुछ लोगों का मानना है कि भारत को अलग रहना चाहिए अमेरिका से, कुछ लोग का मानना है कि नहीं भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए, कुछ लोग का एक अलग विचार है। और 3 विचार हैं। 3 विचार क्या है? पहला विचार क्या है कि भारत अमेरिका से दूर रहे, यानी कि भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, उसकी सैन्य क्षमता बहुत अधिक है और ऐसे में वो भारत को अपने साए में ले सकता है और भारत के द्वारा अपनी बात मनवा सकता है और अपने को मजबूत बनाए। यानी कि पहले जो विचार है वो ये कहते हैं कि भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए और भारत को अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए सैन्य लिहाज से कि वह अमेरिका का सामना कर सके, अमेरिका के सामने आंख से आंख मिला सके। तो पहला विचार तो यह है कि अमेरिका से दूर रहा जाए। दूसरा विचार इससे बिल्कुल उल्टा है, वो कहता है कि भारत और अमेरिका को मिलकर काम करना चाहिए। यानी कि भारत को अमेरिका क्योंकि ताकतवर है तो ताकतवर व्यक्ति के साथ काम करने से भारत को फायदा होगा, ताकतवर देश के साथ मिलकर काम करने से भारत को फायदा होगा। यानी कि भारत और अमेरिका को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए जिससे भारत को लाभ हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका के वर्चस्व से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे लाभ उठाया जा सकता है। जैसे कि अगर भारत और अमेरिका साथ मिल गए तो भारत जो है वो चीन से बराबरी पे आ सकता है, चीन से जो है सामना कर सकता है, चीन को आंख दिखा सकता है। तो ये कई सारे विचार हैं। वो लोग कहते हैं कि भारत अमेरिका का विरोध करना भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर है और अमेरिका क्योंकि ताकतवर है तो इससे अमेरिका का कोई भी नुकसान नहीं होगा कि भारत उसके साथ ना हो। लेकिन अगर भारत उसके साथ चला जाए तो भारत का बहुत फायदा है। ये विचार है। तीसरा विचार क्या है? तीसरा विचार इन दोनों से अलग है। तीसरा विचार ये कहता है कि भारत को विकासशील देशों का एक गठबंधन बना लेना चाहिए। यानी कि भारत जो है उसको एक नेता के फॉर्म में आ जाना चाहिए, एक नेता का रूप धारण कर लेना चाहिए और जितने भी गरीब और विकासशील देश हैं उनका एक नेता बन जाना चाहिए और फिर जाके अमेरिका के वर्चस्व का जो है विरोध करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। यानी कि एक नया ऑर्डर तैयार करना चाहिए अमेरिका को और भारत को ये सलाह दी जाती है। तो ये 3 विदेश नीति है, ये 3 रणनीतियां हैं। लेकिन असल मायने में अगर मैं आपसे कहूं तो इन तीनों पे से किसी एक पे विचार करना बेकार है। हमें इन तीनों पे ही जो है साथ मिलकर चलना होगा और इन तीनों ही रणनीतियों का एक ऐसा मिश्रण बनाना पड़ेगा जिससे भारत को लाभ हो, क्योंकि भारत का हित सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगला टॉपिक ये है कि वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। अमेरिका का जो वर्चस्व है, जो अमेरिका इतना शक्तिशाली हो चुका है, उससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि कभी कभी आपको घाटा होती है। अब आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया, तो वो कैसे बचा जा सकता है, कि अमेरिका के गुस्से से किस तरह से बचा जा सकता है, या अमेरिका का जो वर्चस्व है, जो इतना वो शक्तिशाली हो चुका है, उससे जो आपको घाटे होंगे उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए भी 3 तरह की चीजें बताई गई हैं किताब के अंदर, एक 3 बिंदुओं को उजागर किया गया है। हालांकि उसमें तो पूरा एक पैराग्राफ दे देते हैं, अलग से पॉइंट नहीं बताते, लेकिन मैं आपको पॉइंट करके बता रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको लिखनी है आंसर में, कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में
अवरोध वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। अवरोध ये बताता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका को अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है, वो अवरोध वाला पॉइंट आ जाता है। वर्चस्व में आता है कि एक देश को करना क्या चाहिए, जैसे भारत को या किसी अन्य देश को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अमेरिका के वर्चस्व से बच सके। तो उसके लिए 3 नीतियां हैं, 3 तरह की बातें बताई गई हैं। पहला है बैंडवैगन नीति। बैंडवैगन नीति क्या है, और 1 नंबर में आ जाता है बैंडवैगन नीति लिखने के लिए। बैंडवैगन नीति क्या है, तो बैंडवैगन नीति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अपने टॉपिक को, तो उसमें एक लाइन आएगी, जैसे बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। तो बयार का मतलब आपको पता होना चाहिए, बयार का मतलब होता है हवा। ये कह रहा है कि जिस तरफ की हवा हो उसी तरफ पीठ करके बैठ, यानी कि अगर आपके आंधी जिस तरफ से आ रही है उस तरफ आप अपनी पीठ कर लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी आंखों में धूल जाने से बच जाएगा, और दूसरा ये कि आप जो है आपको होने वाला जो नुकसान है उस आंधी से वो नहीं होगा। यानी कि आपकी, अगर आप आंधी के सामने चलते हैं, जिस तरफ से आंधी आ रही है उस तरफ अगर आप आंख कर लें, उस तरफ अगर आप मुंह कर ले, सीना कर लें, तो क्या होगा, आपको उस आंधी में आने वाले जो कूड़ा कचड़ा है, जो मिट्टी है, जो धूल है, जो कंकड़ पत्थर है, वो आपको लगेंगे सामने से। लेकिन अगर आप उसकी तरफ पीठ कर लेंगे तो क्या होगा, आप बच सकते हैं, आप बच सकते हैं। उल्टा आपको हवा भी लगेगी ठंडी ठंडी। खैर, तो जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, इसका ये मतलब है। ये लोग क्या कहते हैं, बैंडवैगन नीति क्या कहती है, बैंडवैगन नीति ये कहती है कि अमेरिका के वर्चस्व में, बैंडवैगन नीति का मतलब ये है कि जो वर्चस्वकारी देश है, जो शक्तिशाली देश है, उसके वर्चस्व के अंदर रहो, उसके शक्ति के छत्र छाया में, उसके उस अम्ब्रेला के अंदर रहो, यानी कि उसके वर्चस्वशाली छाते के अंदर रहा जाए, जिससे आपको छांव मिलेगी, यानी जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो अमेरिका के वर्चस्व में रहकर लाभ उठाना चाहिए, और विरोध करने से कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको नुकसान ही है। ये बैंडवैगन नीति कहती है कि वर्चस्व में रहकर आप जो है लाभ उठाइए और अपना विकास करिए। यानी जैसे कि अमेरिका के वर्चस्व से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां का निर्माण होता है जिससे आपको फायदा मिलेगा, जैसे कि WTO है, WTO में अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन इसीलिए तो अमेरिका ने उसमें कह रखा है कि आप टैरिफ हटाइए, आप टैक्स हटाइए, ताकि हम बिजनेस अच्छे से कर सकें। तो टैक्स तो सभी के लिए हटे हुए हैं, तो आपके लिए फायदा ही होगा कि अगर आप WTO से जुड़ जाएं, तो वर्चस्व के साथ बहें आप, ये बैंडवैगन नीति कहती है। दूसरा है वर्चस्व वाले देशों से दूरी बनाना, यानी कि जो वर्चस्वशाली देश है, जो ताकतवर देश है, उससे आप दूरी बना लीजिए, उससे अपने आप को छुपा लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप होगा ये कि आप अमेरिका के क्रोध से और उसकी निगाह में, उसकी नज़र में चढ़ने से बच जाएंगे। जैसे कि चीन, रूस, यूरोप जो है ऐसा ही करते हैं, ये कभी भी अमेरिका को नाराज नहीं करते हैं। जैसा आपने देखा कि अभी कोरोना वायरस में क्या हुआ कि अमेरिका ने कहा कि हम चीन की जांच करवाएंगे, तो चीन जो है बिना देरी के ही जो है राजी हो गया जांच करवाने के लिए कि आप आइए और अपनी टीम भेजिए और जांच कराइए, हमने नहीं फैलाया है। उसने फैलाया हो ना फैलाए वो अलग बात है, लेकिन चीन इसके लिए राजी हो गया। सोचिए, कोई इतना बड़ा देश, इतना ताकतवर देश राजी हो जाएगा। तो अमेरिका के निगाह में चढ़ने से, क्रोध में चढ़ने से अपने आप को बचाना है, तो जाहिर सी बात है आपको उससे अपने आप को छुपाना होगा, और वर्चस्वशाली जो देश है उससे अपने आप की दूरी बनानी पड़ेगी, देश की दूरी बनानी पड़ेगी। तीसरा है कि गैर राज्येतर जो संस्थाएं हैं, गैर राज्य संस्थाओं का मतलब है जो सरकारी संस्थाएं नहीं होती, जैसे कि किसी सरकार को नहीं, बल्कि सरकार के अलावा जो संस्थाएं होती है, जो संगठन होते हैं, उनको अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिकार करना चाहिए सांस्कृतिक धरातल पर। कैसे, जैसे स्वयंसेवी संगठन, जैसे बड़े बड़े NGOs होते हैं, वो अमेरिका को कहे कि भाई आप जो है मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं अपने सेना का प्रयोग करके, आप ऐसे किसी देश के ऊपर हमला नहीं कर सकते। ये स्वयंसेवी संगठनों को करना चाहिए, NGOs को करना चाहिए। सामाजिक आंदोलन, अब आपको पता है कि भारत में किस तरह से वैलेंटाइन डे मनाने पर जो है कई सारे आंदोलन हो जाते हैं, कई सारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो कहती है कि भारत में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए। तो ये अमेरिका की संस्कृति का विरोध कर रही है, उसके वर्चस्व का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। मीडिया जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति जब झूठ बोलते हैं या अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ ऐसी बात बोलता है जो ठीक नहीं है, तो उसके खिलाफ मीडिया को बोलना चाहिए, या मीडिया इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभा सकती है, क्योंकि मीडिया को दबाया नहीं जा सकता। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ झूठ बोलते हैं तो वहाँ की मीडिया उन्हें क्रिटिसाइज करती है। इसके अलावा बुद्धिजीवी होते हैं, जो विचार रखते हैं, जो समाज को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत, वो उसको अमेरिका का विरोध करना चाहिए। अमेरिका के जो विरोध का यहाँ पे मतलब है, अमेरिका की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए, उसके वर्चस्व का जो है प्रतिकार करना चाहिए। इसके अलावा बड़े बड़े कलाकार, अभी की हाल ही की न्यूज़ है कि किस तरह से जो है
जॉर्ज फ्लॉयड की जो मृत्यु हुई है, जो एक अश्वेत अमेरिकी थे, उनकी जो मृत्यु हुई, जो उनकी हत्या हुई वहाँ पे, उसके खिलाफ किस तरह से अमेरिका के जो है बड़े बड़े कलाकार, हॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इसके अलावा लेखक जो किताबें लिखते हैं, जो अपनी किताबों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा समाज में जागृति फैला सकते हैं अमेरिका की संस्कृति के विरोध में, कि आप अपनी संस्कृति को अपनाएं, ना कि अमेरिका की संस्कृति को। तो अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के ये 3 पॉइंट हो सकते हैं जो किताब में दिए हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके अलावा मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी है, जैसे अरब स्प्रिंग पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैंने सारे जो अमेरिकी सैन्य अभियान है, जैसे ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इन्फाइनाइट रीच, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन जो फर्स्ट गल्फ वॉर था, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। उम्मीद है वो भी आपको पसंद आ रही होंगी, उसे भी देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो, पूरा सिलेबस उसमें अपलोड है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और 12वीं क्लास के छात्रों तक शेयर करें।